नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशीष दादीच आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने अध्ययन के कार्यक्रम को जारी रख रखे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी के घर और परिवार वाले भी एकदम सुखी और संपन्न होंगे और वह भी अपने अपने कार्यों के अंदर व्यस्त होंगे। दोस्तों, अपने इंडिया जीके के अंदर जो पोर्शन चल रहा है अभी, वह चल रहा है स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके के अंदर हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर जो था वह था पुरस्कार और सम्मान, और जो सेकंड चैप्टर कल अपन ने कंप्लीट किया वो किया भारत की राष्ट्रीय महत्व के इमारतें और स्थल। दोस्तों, आज जो स्टार्ट करेंगे वो है 3rd चैप्टर, और उस 3rd चैप्टर का नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो आप सभी को राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में और प्रतीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय नीति कौन सी है, राष्ट्रीय पिता कौन है, राष्ट्रीय दिवस कितने हैं, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के इर्द गिर्द रहेगा, और मैं आपको विश्वास और यकीन दोनों दिलवाता हूं कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ही शानदार इंफॉर्मेटिव चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं, और आप देखोगे कि जब भी एग्जाम में आप बैठोगे तो मैंने जो लाइंस लिखवाई हैं एज इट इज वह की वही लाइंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी किसमें, एग्जाम्स में। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर। तो आप शानदार तरीके से हेडिंग लगाइएगा, राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, राष्ट्रीय चिन्ह ओब्लिक लगा के लिखिएगा प्रतीक। फटाफट हेडिंग लगा लीजिए नए चैप्टर की, और इसमें सबसे पहली हेडिंग लगाइएगा आप भारत का राष्ट्रीय ध्वज। फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए राष्ट्रीय ध्वज। आप सभी को राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। तो अब मैं 1 बाय 1 आपको पहले कुछ चीजें बताता हूं, फिर आपको मैं एक एक चीजें हैं वो अच्छे ढंग से लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है और 3 रंगों से बना हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बड़े ही प्यार से झंडा भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, तो तिरंगा। कितने रंगों से बना, तो 3 रंगों से बना। आपको पता होना चाहिए उपनाम, तो इसे कहते हैं झंडा। प्यार से अपन कहते हैं कि ये तो हमारा झंडा है, भारत का झंडा है। आप देख पा रहे होंगे यहां पे चित्र के अंदर के सबसे ऊपर जो है वो केसरिया रंग है। आप सभी लोग इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो केसरिया रंग होता है वो त्याग और बलिदान का क्या होता है, सूचक होता है।
तो याद रखिएगा कि तिरंगे के जो 3 रंग हैं उनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, उनका भी अपना महत्व है इन रंगों का। ऐसे रंग काला ले लेते, नीला ले लेते और दूसरे रंग ले लेते, लेकिन आपको पता है कि यही 3 रंग इसलिए लिए गए और उसमें भी सबसे ऊपर किसको रखा गया? केसरिया, जो किसका प्रतीक होता है? त्याग का। किसका प्रतीक होता है? बलिदान का। किसका प्रतीक होता है? शक्ति का, पावर का। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बीच में मध्य में रंग कौन सा है? श्वेत रंग है। आप सभी को अच्छे से पता है कि भारत शुरू से ही कैसा रहा है? प्रेम का प्रतीक रहा है, शांति का प्रतीक रहा है। तो श्वेत रंग जो होता है, सफेद रंग, किसका प्रतीक होता है? तो आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब शांति का प्रतीक होता है। यदि बात करें इस श्वेत रंग में, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें बीच में एक गोल सर्किल है, जिसके अंदर छोटी छोटी आप देख रहे होंगे कि तिल्लियां हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब ये जो चक्र हैं उसमें तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं। और याद रखिएगा कि रंगों का एक विशेष महत्व है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तिल्लियां हैं ये नीले रंग से बनी हुई हैं, और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि बौद्ध धर्म के अंदर नीले रंग को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है। हरा रंग आपको पता है कि साहब हरियाली का प्रतीक है, उर्वरकता का प्रतीक है, उत्पादन का प्रतीक है। इसके कारण से ये 3 रंग लिए गए किसमें? तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको लिखवाता हूं, आप लिखिएगा। तो सबसे पहले कि राष्ट्रीय ध्वज, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब कितने रंगों से बना हुआ है? रंगों से, तो आप सभी को अच्छे से पता है 3 रंगों से निर्मित। कितने रंगों से? 3 रंगों से निर्मित। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब उपनाम, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि प्यार से इसे अपन झंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? झंडा। यदि आपसे कोई पूछे कि रंगों का क्रम, रंगों का क्रम, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। यदि बात करें कि साहब मध्य में, तो आप सभी को अच्छे से पता है सफेद या श्वेत। आपको अच्छे से पता है कि सबसे नीचे, सबसे नीचे तो कौन सा रंग है? आप सभी को अच्छे से पता है हरा। केसरिया रंग जो होता है त्याग व बलिदान का सूचक, त्याग व बलिदान का सूचक। यदि बात करें श्वेत रंग, तो आपको अच्छे से पता है शांति का प्रतीक। आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब जो हरा रंग है वो हरियाली का सूचक।
तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया राष्ट्रीय ध्वज तो कौन सा है, तिरंगा। कितने रंगों से निर्मित, तो 3 रंगों से निर्मित। उपनाम तो आपको पता होना चाहिए, झंडा। रंगों का क्रम तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, केसरिया। अब आप सभी को अच्छे से पता है कि श्वेत भाग में, तो स्टार पॉइंट लगा के लिखिएगा, श्वेत भाग में भाग में 24 तिल्लियों का 24 तिल्लियों से बना अशोक चक्र है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, कि साहब तिल्लियों का रंग आप सभी को अच्छे से पता है, नीला। आपसे पूछ ले कि साहब कारण क्यों है नीला, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नीला रंग बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है। कैसा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो श्वेत भाग में 24 तिल्लियों से बना हुआ कौन सा चक्र, तो आप कहोगे कि साहब अशोक चक्र होता है। नीला चक्र, तिल्लियों की संख्या कितनी, तो आपको अच्छे से पता होगा कितनी, 24 तिल्लियां होती हैं। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब इन तिल्लियों का भी अर्थ होता है, तो नोट लगा के लिखिएगा। तिरंगे में उपस्थित अशोक चक्र की प्रत्येक तिल्ली का अर्थ होता है। जैसे बात कर लें कि साहब पहली तिल्ली क्या कहती हैं, आपसे पूछ ले कि साहब दूसरी तिल्ली क्या कहती हैं, जैसे तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि पहली तिल्ली संयम के बारे में बताती हैं कि व्यक्ति को संयमित होना चाहिए। दूसरी आरोग्य के बारे में बताती हैं। तो प्रत्येक तिल्ली कुछ ना कुछ बताती हैं। तो आप पहली 2 तिल्लियों का अर्थ याद रखिएगा। पहली तिल्ली संयम के बारे में और दूसरी जो तिल्ली होती हैं वो किसके बारे में, आरोग्य के बारे में बताती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आप सभी को अच्छे से पता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात,
ठीक है, तो याद रखिएगा पूछ किसका रहा है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, तो इनका अनुपात होता है 3:2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है तो कितना होगा, 3:2। जबकि चौड़ाई और लंबाई का पूछता तो कितना हो जाता, 2:3। ये याद रखिएगा कि पूछ कौन सा रहा है, लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई लंबाई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने के लिए 1931 के अंदर प्रस्ताव को क्या किया गया था, पास किया गया था। लेकिन इसे पूर्ण रूप से कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो देखिएगा, लिखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव। तो आप याद रखना, प्रस्ताव पास तो कब हुआ था, 1931 में फाइनल कर दिया था कि साहब भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो तिरंगा ही होगा। यदि बात करें कि साहब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया, तो यह आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। कब, याद रख लेना, 22 जुलाई 1947 को। यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना है। यदि बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रारूप किसने बनाया, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और यदि पूछे आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया, का निर्माण, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने सबसे पहले निर्माण किया था। तो इसको आप नोट करिए, फिर चलते हैं अपन आगे। फटाफट नोट कर लीजिए, देखें इसको। कर लिए इसको नोट, चलें आगे। अब आप देखिएगा, मैं वापस बता देता हूं इसमें थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक चिन्हों के बारे में अपन ने प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, तो तिरंगा। आप देख पा रहे हैं कितने रंगों से निर्मित, तो 3 रंगों से निर्मित। उपनाम तो आप सभी को अच्छे से पता है, झंडा कहते हैं। रंगों का क्रम, तो सबसे ऊपर कौन सा है, केसरिया, त्याग व बलिदान का सूचक। मध्य में तो सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। सबसे नीचे हरा रंग हरियाली का सूचक, देश की उर्वरकता का सूचक, खुशहाली का सूचक।
इसके बाद में आपको मैंने बताया कि साहब श्वेत भाग में 24 तिल्लियों से बना अशोक चक्र होता है। आपको पता होना चाहिए कि तिल्लियों का रंग अशोक चक्र में कौन सा, नीला। कारण तो आपको पता है कि नीला रंग जो होता है वो बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है, इसके कारण से उसका रंग कैसा है, तिल्लियों का नीला। याद रखिएगा, तिरंगे में उपस्थित जो अशोक चक्र हैं उसकी जो 24 तिल्लियां हैं वो प्रत्येक तिल्ली अपने आप में कुछ बयां करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली तिल्ली तो वो संयम के बारे में बताती हैं, जैसे दूसरी तिल्ली तो वो आरोग्य के बारे में बताती हैं, ऐसे पूरी 24 तिल्लियां कुछ ना कुछ बताती हैं। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव 1931 में पारित किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रारूप तैयार करने वाला जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि पिंगली वेंकैया था। क्या नाम था, पिंगली वेंकैया। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सबसे पहले निर्माण किसने किया, तो मैडम भिकाजी कामा ने। इतना आप याद कर लोगे तो यकीन मान के चलिएगा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए इसको और मेरे को बताइए ये क्या है, जल्दी से कमेंट करें। देखें इसको, देखो और इसके बारे में बताइए। देखें सबसे पहले अन्नू का मैसेज आया है। अन्नू कह रही है कि सर ये तो अशोक स्तंभ हैं। तो बात तो एकदम सही है, जो भी अन्नू कह रही हैं अशोक स्तंभ हैं। और बताओ देखें, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज हो चुका है, झंडा। अब हेडिंग लगाइए राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक आप सभी को अच्छे से पता है कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, तो सभी को अच्छे से पता है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। तो पहला प्रश्न तो आपका यही क्लियर हो जाता है कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक तो अशोक स्तंभ। अब बात आती है कि साहब इस अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो नाम से ही पता लग रखा है कि अशोक का स्तंभ, तो इसका मतलब सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो पहला राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा, तो आप कहोगे अशोक स्तंभ। निर्माण किसने करवाया, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए सम्राट अशोक ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। यदि आपसे पूछ ले कि भाई कारण, कि भाई सम्राट अशोक ने इसका निर्माण क्यों करवाया था, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इसका निर्माण करवाया था। किसने, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के बारे में मैं बहुत सारी चीजें इससे पहले बता चुका हूं, तो एक बार आप इंडिया जीके के अंदर जो प्राचीन कालीन भारत है उसको जाके आप देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात ये करते हैं कि साहब जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं अशोक स्तंभ, इसे कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, तो आप सभी को अच्छे से पता है सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से।
सारनाथ याद रखना, वाराणसी यूपी। सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। सिंह स्तंभ से लिया गया। देखो एक एक चीजें बता रहा हूं, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना दूसरी क्लास वाले, वैसे आपको मैं खरा खरा के मारवाड़ी में जैसे कहते हैं वैसे पढ़ा रहा हूं। अब भी यदि तुम लोग गलत करके आए तो अब तुम देख लेना गूगल पे सर्च करके कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा शब्द सही ढंग से प्रयुक्त तो हो सकता है। ये चीज तुम लोग याद रखना, ठीक है। यदि बात करें कि भाई इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया, तो कब अपनाया राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। आपने देखा होगा ऑल इंडिया सर्विसेज जितनी भी होती हैं उनमें सभी के अंदर अशोक स्तंभ का चिन्ह प्रयुक्त होता है। इसका मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की स्थित है या इंडियन गवर्नमेंट की ये सर्विस है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहां पे ये एक स्तंभ है, ऊपर एक गोल सर्किल है, उस पे आप देख रहे होंगे आपको 3 सिंह दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए, और उसके ऊपर एक 32 तिल्लियों का क्या स्थित है, धर्म चक्र है। तो आप सभी को अच्छे से ये पता होना चाहिए कि ये सिंह दिखने में तो 3 है, एक ऐसे हैं, एक ऐसे हैं, एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं। तो आप आगे से देखोगे तो सिंह कितने दिखाई देंगे, 3 लॉयंस, और आप इनको वैसे देखोगे ओवरऑल तो आपको कितने सिंह दिखाई देंगे, 4 दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेष देखिएगा, विशेष, और विशेष में देखना कि मूल स्तंभ में, मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, लेकिन देखने पर सामने से 3 दिखाई देते हैं, सामने से 3 दिखाई देते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कितने दिखाई देते हैं, सामने से देखने पे 3 ही दिखाई देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए नीचे की तरफ इसमें क्या पता दिख पा रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये घोड़ा बना हुआ है, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये हाथी बना हुआ है, ठीक है। तो इधर घोड़ा है, उधर क्या है, हाथी बना हुआ। जब आप इस स्तंभ के पीछे जाके देखोगे तो आपको वहां पे सांड भी बना हुआ दिखाई देगा, जिसे बुल या ऑक्स कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए वहां पे आपको सिंह भी दिखाई देंगे। तो घोड़ा, हाथी, सांड, सिंह, इनकी अनुकृतियां अंकित हैं उस स्तंभ के ऊपर। ये जो स्तंभ है उसके ऊपर, तो देखिएगा, स्टार पॉइंट लगा के लिखिएगा विशेष में ही कि सिंह के नीचे की ओर और याद रखिएगा, नीचे की ओर हाथी, घोड़ा, सांड,
सिंह आदि की आकृतियां, सिंह आदि की आकृतियां आकृतियां अंकित हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है, मूल तीन ही याद रखना, हाथी, घोड़ा और सांड सिंह तो है ही, ये तो सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब और क्या विशेष याद रखना चाहिए, तो नोट लगा के याद रखना। नोट लगा के नीचे की ओर मुंडकोपनिषद से अंडरलाइन करके घोट के पी जाना। मैं और आपको कह रहा हूं, घोट के पी जाना, बस यही लाइन पूछी जाती है। मुंडकोपनिषद से ली गई पंक्ति अंकित हैं। ठीक है, और कौन सी पंक्ति अंकित हैं, तो याद रखना, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आपको अच्छे से पता है, सत्य की जीत है या सत्य की ही जीत होती है। सत्य की जीत होती है। मैं और आपको कह रहा हूं, घोट के पी जाना, इस लाइन को, मुंडकोपनिषद को हमेशा यही प्रश्न पूछा जाता है कि साहब जो सिंह स्तंभ हैं, अशोक स्तंभ हैं, उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक चीज और याद रख लेना, सुन लो आप मेरी बात, ये सिंह है, उसके ऊपर देखा होगा एक गोल चक्र है, देख पा रहे होंगे, ये धर्म चक्र कहलाता है और इसमें तिल्लियों की संख्या है 32। अब ये देखना है आपको कि वहां पे अशोक चक्र पूछ रहा है या वहां पे धर्म चक्र पूछ रहा है। आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि अशोक का जो स्तंभ है, मूल स्तंभ है, उसमें सबसे ऊपर की ओर जो धर्म चक्र है उसमें तिल्लियों की संख्या, तो आप कहोगे 32 है गुरुजी। कितनी है? 32। ये आपको याद रखना है। तो लिखिएगा कि स्तंभ में सबसे ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। सबसे ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। धर्म चक्र रखा हुआ है। ठीक है, और धर्म चक्र में कुल तिल्लियां याद रखिएगा, कुल तिल्लियां, तो जो कुल तिल्लियां हैं उनकी संख्या है 32, 32। किसमें? धर्म चक्र में। अशोक चक्र में कितनी है? 24। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं अपन आगे। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। और जल्दी से एक बार कमेंट कर दो किस किस को समझ में नहीं आया। मैं सभी के एक बार कमेंट देख रहा हूं। चलें आगे देखें।
चलिए, सभी कह रहे हैं कि सर चलिए आगे, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलिए अब लिखिए अगला, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु, ठीक है, राष्ट्रीय पशु। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब राष्ट्रीय पशु का यदि नाम पूछे तो आप सभी को अच्छे से पता है कि नाम है बाघ। ठीक है, आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि साहब वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगरिस, टाइगरिस लियोनस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, पैंथेरा टाइगरिस लियोनस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। यदि बात करें कि साहब राष्ट्रीय पशु जो बाघ हैं, इसकी भारत में प्रजाति, भारत में प्रजाति जो हैं उसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, और आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब, और नहीं पता तो विशेष लगा के याद रखिएगा, विशेष। ठीक है, कि टाइगर को बचाने हेतु, को बचाने हेतु आप सभी को अच्छे से पता है कि 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सभी को अच्छे से पता है कि कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसको आप पहले फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। फटाफट नोट कर लीजिए, देखें यहां तक, फिर चलते हैं अपन आगे। चले आगे, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, याद रखना। देखो प्रोजेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ ने 1972 में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसको प्रॉपर वे से ढंग से स्टार्ट किया था वो कब किया था, 1973 में, 1973। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई कब, ऐसा नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है, टाइगर्स को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि साहब 1973 से तो ये प्रॉपर वे से क्या हो गया था, रनिंग हो गया था। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया है। आपसे केवल राष्ट्रीय प्रतीक में इतना ही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय
जो प्रतीक हैं उसमें राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैज्ञानिक नाम पूछे तो पैंथरा टाइगरिस लियोनस है। भारत में कौन सी प्रजाति, तो बंगाल रॉयल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर भारत में। और आपको पता होना चाहिए कि साहब टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था बाघों को सुरक्षित करने के लिए। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, कैलाश सांकला को कहा जाता है। चलिए अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, अब एक याद रखना चाहो तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय पशु के रूप में कब अपनाया, इसको कब अपनाया ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना याद रखना, अप्रैल 1973। कुछ किताबें 72 भी देती हैं, याद रख लेना, सम बुक्स। ठीक है, 1972, लेकिन 73 याद रखिएगा प्रॉपर वे के अंदर, समझ गए। 72 में तो जो वाइल्ड लाइफ वाला जो संरक्षण क्षेत्र था या वाइल्ड लाइफ की जो एक्टिविटीज को देखते हैं उनके द्वारा 1972 में ये कर दिया गया था कि भाई अब राष्ट्रीय पशु के रूप में अपने को किसको अपनाना है, बाघ को अपनाना है। चलिए बात कर लेते हैं अब फटाफट किसके बारे में, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी, तो आपको अच्छे से पता है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर। तो आपसे पूछे नाम, तो नाम में क्या रखा है, फिर भी याद रखना मोर। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम, तो सभी को अच्छे से पता है पाओ क्रिस्टस, ये आपको पता होना चाहिए, पाओ क्रिस्टस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पाओ क्रिस्टस। किसका वैज्ञानिक नाम, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाओ क्रिस्टस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि इसके बाद में यदि बात करें कि भाई ये राष्ट्रीय जो पक्षी हैं मोर, ये और किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार का भी है। तो विशेष में एक और पॉइंट याद रख सकते हो, भारत के पड़ोसी देश, देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी हैं। ठीक है, और आपको अच्छे से पता होगा कि राजस्थान में भी खूब मोर पाए जाते हैं, लेकिन विशेष में ही याद रखना कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में याद रखना एक जगह पड़ती है मुरैना, याद रखना मोर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पक्षी तो मोर, वैज्ञानिक नाम तो पाओ क्रिस्टस, विशेष तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। और आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में एक मुरैना नामक स्थान है जो मोरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आज के लिए लास्ट हेडिंग लगाइए, राष्ट्रीय पुष्प। लगा लीजिए, देखिए राष्ट्रीय पुष्प। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, राष्ट्रीय पुष्प। देखिए कमेंट करो, देखिए ये राष्ट्रीय पुष्प के अंदर देखिए कौन कितनी जल्दी कमेंट करता है, देखें कौन कितनी जल्दी कमेंट करके बता सकता है, देखिए बताइए, देखें ये किसका पुष्प है,
बताओ, देखे बताओ। इससे पहले वाले में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, मेरे दिमाग में अब आया है तो लिख सकते हो कि साहब राष्ट्रीय पक्षी को कब अपनाया, कब अपनाया राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को। तो तुम सभी लोग याद रखना कि 26 जनवरी 1963 में। हालांकि ये चीजें कभी इतनी आएगी नहीं, लेकिन बढ़िया लगे नोट्स और ऐसे लगे कि हाँ गुरुजी ने बहुत डीप पढ़ाया है, इसके लिए ये बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले राष्ट्रीय पुष्प नाम की बात करें तो आप सभी को अच्छे से पता है कमल, ठीक है। यदि बात करें कि साहब वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक नाम इसका जो है वो नीलंबो न्यूसीफेरा होता है। नीलंबो न्यूसीफेरा, नीलंबो न्यूसीफेरा। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि बात करें कि साहब कब अपनाया गया, कब अपनाया, तो बड़ी मजेदारी की बात आपको बता रहा हूं कि पता ही नहीं है कि कब अपनाया गया, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, ठीक है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कब से अपनाया गया। वो कहते हैं ना कि यार पता ही नहीं, देखते ही देखते कब प्यार हो गया, वैसे ही पता है नहीं कि साहब कब अपनाया गया, किसको, राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को। तो आप सभी ने देखा दोस्तों कि आज अपन ने इतनी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्टार्ट किया अपन ने, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में शानदार चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद में अपन ने विस्तृत और चीजें पढ़ी उसके बारे में, फिर अपन ने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में विस्तृत चीजें पढ़ी, फिर उसके बाद में अपन ने राष्ट्रीय पशु के बारे में विस्तृत चीज पढ़ी, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ी और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पढ़ी। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और यूं ही आपका प्यार और स्नेह मेरे पे बना रहे। बाकी की चीजें अपन कब पढ़ेंगे, कल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।